नमस्ते, मैं हूं अर्जुन ठाकुर। लोग मुझे मशीनों का डॉक्टर कहते हैं, पर असल में मैं एक आईटी फील्ड इंजीनियर हूं। मेरा जीवन धूल भरी सड़कों, हाईवे के ढाबों और गुमनाम होटलों के कमरों के बीच बीतता है। जब किसी सबक की धड़कन रुकती है या किसी बैंक का नेटवर्क दम तोड़ता है, तो मुझे बुलाया जाता है। मेरी कार मेरा ऑफिस है और होटल के कमरे मेरी दुनिया। आज मैं आपको उस रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी लॉजिकल सोच हिला दी। ये कहानी किसी भूतिया फिल्म की तरह नहीं शुरू होती, बल्कि यह शुरू होती है एक थके हुए इंजीनियर और उसकी पसंदीदा नीली चार्जिंग केबल से। ये किस्सा है 29 मार्च 2018 का। उस दिन का आगाज सुबह 5 बजे हुआ था। जबलपुर की ठंडी हवाओं को पीछे छोड़ते हुए मैं अपनी एसयूवी लेकर निकला था। दिन भर का शेड्यूल बेहद हेक्टिक था, 3 अलग अलग शहरों में मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। जब शाम के 7 बजे, तो मेरा शरीर जवाब देने लगा था। आंखों में जलन थी और दिमाग सुन्ना। जबलपुर वापसी के रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि 80 की रफ्तार पर गाड़ी चलाते हुए मेरी पलकें भारी हो रही है। मैंने खुद से कहा, अर्जुन, बहादुरी दिखाने का वक्त नहीं है, ये मौत को दावत देना है। तभी हाईवे के किनारे मुझे जाना पहचाना बोर्ड दिखा, होटल सनराइज रेजिडेंसी। यह मेरा पसंदीदा ठिकाना था। छोटा, साफ सुथरा और सबसे बड़ी बात, यहाँ का स्टाफ मुझे पहचानता था। मैं काउंटर पर पहुंचा तो मैनेजर ने मुस्कुराकर चाबी बढ़ाई। ठाकुर साहब, आपके लिए पहली मंजिल पर कमरा नंबर 106 तैयार है। आपकी गाड़ी पार्किंग में ठीक सामने रहेगी। मैं मुस्कुरा दिया। मुझे अपनी गाड़ी से प्यार है, क्योंकि उसमें लाखों के स्पेयर पार्ट्स और मेरा कीमती टूलकिट रहता है। कमरे में घुसते ही मेरी एक फिक्स्ड रूटीन शुरू हो जाती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सामान बिखेर कर रख दें। मेरा गो बैग खुलता है, कपड़े रोल होकर सीधे अलमारी में जाते हैं। फिर आता है मेरा सबसे अहम हिस्सा, मेरा वर्कस्टेशन। मेज पर मेरा लैपटॉप सजता है और उसके बगल में मेरा खास कॉम्बिनेशन, एक गुलाबी पावर बैंक और एक नीली चार्जिंग केबल। ये रंग कोई फैशन नहीं थे। आईटी की दुनिया में उलझते तारों के बीच ये चटक रंग मुझे सुकून देते थे। दूर से ही दिख जाता था कि मेरा आईफोन चार्ज हो रहा है या नहीं। उस रात भी मैंने वही किया। आईफोन को नीली केबल से जोड़ा, केबल को गुलाबी पावर बैंक में लगाया और उसे मेज के कोने पर सेट कर दिया। डिनर का ऑर्डर दिया, चिकन और पाइनएप्पल फ्राइड राइस, सिजलिंग बीफ और क्रैब रंगून। खाना खाते वक्त मैंने फोन चेक किया, बैटरी 62% थी। खाना खत्म होते होते वो 87% तक पहुंच चुकी थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। सोने से पहले मैं सुरक्षा को लेकर थोड़ा सनकी हो जाता हूं। मैंने कमरे का मुख्य दरवाजा चेक किया, डेडबोल्ट लगाया और फिर स्लाइड लॉक भी चढ़ा दिया। बाथरूम की तरफ गया, इस्तेमाल किए हुए तौलिए को सलीके से एक कोने में रखा, साबुन का रैपर कूड़ेदान में डाला और लाइट बंद कर दी। सोने से ठीक पहले मैंने एक आखिरी बार मेज की ओर देखा। अंधेरे कमरे में पावर बैंक की हल्की रोशनी में वो नीली केबल एक सांप की तरह कुंडली मारे पड़ी थी। मैं चैन की नींद सो गया, लेकिन वह चैन सिर्फ 4 घंटे का था। रात के करीब 2:30 बजे मेरी आंख अचानक खुली। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है। 2 मर्दों की आवाजें, जैसे वे किसी बात पर बहस कर रहे हों। आवाज बहुत दबी हुई थी, जैसे दीवार के उस पार से आ रही हो। मैंने करवट बदली और सोचा, शायद बगल वाले कमरे के मेहमान देर रात आए होंगे। गला सूख रहा था, तो मैं पानी पीने के लिए उठा। बाथरूम का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा और लाइट जलाई, मेरे पैर जमीन से चिपक गए। मेरा इंजीनियर वाला दिमाग, जो हर चीज का लॉजिक ढूंढता है, क्रैश होने लगा। बाथरूम का मंजर डरावना नहीं, नामुमकिन था। जो तौलिए मैंने कोने में सलीके से रखे थे, वे पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। कूड़ेदान, जिसे मैंने खुद सीधा रखा था, उल्टा पड़ा था। साबुन का वो टुकड़ा, जिसे मैंने कचरे में डाला था, वह सिंक के पास फर्श पर पड़ा था। और सबसे अजीब बात, टॉयलेट सीट ऊपर थी। बाथरूम का नजारा देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं ठहरा, एक अनुशासित आदमी, चीजों को उनकी जगह पर रखने का आदी। लेकिन वहां टॉयलेट सीट ऊपर थी। अब देखिए, मैं अकेला कमरा इस्तेमाल कर रहा था, और मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने उसे इस्तेमाल के बाद नीचे ही रखा था। कमरा अंदर से पूरी तरह लॉक था, डेडबोल्ट लगा था, तो फिर वह सीट ऊपर किसने की?
क्या मेरे अलावा भी कोई था जिसे खड़े होकर उसे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी? वहां जो देखा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरा गुलाबी पावर बैंक वहीं था, लेकिन मेरी नीली चार्जिंग केबल गायब थी। मैंने बदहवासी में पूरा कमरा छान मारा। बिस्तर के नीचे, चादरों के बीच, अलमारी में, यहाँ तक कि अपने जूतों के अंदर भी। वह 3 फीट की लंबी नीली केबल हवा में विलीन हो गई थी। मैंने पावर बैंक उठाया। उसकी बैटरी अब 66% पर थी। इसका मतलब था कि चार्जिंग काफी देर पहले ही बंद हो गई थी। यानी जब मैं गहरी नींद में था, तब कोई या कुछ उस मेज के पास खड़ा था। मेरी नीली केबल को उसने खींचा और गायब हो गया। पर कैसे? दरवाजा तो अभी भी अंदर से लॉक था। मैंने डर को गुस्से में बदला। रिसेप्शन पर कॉल किया और एक एक्स्ट्रा केबल मांगी। जब लड़का केबल देने आया, तो मैंने उसे कमरे के अंदर नहीं आने दिया। मैंने बस केबल झपटी और कमरे के खाली कोने की तरफ देखते हुए जोर से कहा, सुनो, जो कोई भी हो, अब अगर दोबारा छेड़ा न, तो कल सुबह नमक और धूप का पूरा सेट लेकर आऊंगा। तमीज से रहो। अगली सुबह जब मैं चेकआउट कर रहा था, तो बिल काउंटर पर खड़े होकर मैंने मैनेजर से ऐसे ही कैजुअल अंदाज में पूछा, भैया, कल रात पहली मंजिल पर 105 और 107 में कौन लोग रुके थे? शायद दोनों कमरों में कोई बहस चल रही थी, आवाजें आ रही थी। मैनेजर ने चश्मा ठीक किया, रजिस्टर के पन्ने पलटे और फिर मेरी तरफ एक अजीब सी नजर से देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, कल रात पहली मंजिल पर आप अकेले ही गेस्ट थे। 105 और 107 ही क्या, पूरी मंजिल के बाकी सब कमरे खाली पड़े थे। मार्च का महीना है, ऑफ सीजन चल रहा है। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मेरे हाथ में पकड़ी चाबी एक पल के लिए ठिठक गई। क्या मतलब? पूरी मंजिल खाली थी? मैंने हैरानी से पूछा। जी सर, आप चाहें तो कंप्यूटर पर चेक कर लीजिए। कल रात उस फ्लो पर किसी की एंट्री ही नहीं हुई थी। मेरे माथे पर पसीने की एक बूंद उभर आई। मुझे वो फुसफुसाहटें और वो 2 मर्दों की बहस याद आई, जो मुझे दीवार के पार से सुनाई दे रही थी। अगर वहां कोई इंसान नहीं था, तो वो बहस और वो टॉयलेट सीट ऊपर होना, सब कुछ अब एक डरावने सच की तरह सामने था। मैं अपनी कार की तरफ बढ़ा। नीली केबल आज भी गायब है। वह न बैग में मिली, न कार में। वह 106 के उस रहस्यमय सन्नाटे का हिस्सा बन गई। उस नीली केबल के गायब होने के बाद करीब 3 महीने तक मैंने सनराइज रेजिडेंसी का रुख नहीं किया। मेरा लॉजिकल दिमाग बार बार कह रहा था, अर्जुन, तू थक गया होगा, शायद केबल कहीं गिर गई होगी। लेकिन दिल जानता था कि बंद कमरे में तौलियों का बिखरना और टॉयलेट सीट का ऊपर होना कोई भ्रम नहीं था। लेकिन किस्मत देखिए, जून की एक तपती दोपहर में मेरी गाड़ी का टायर उसी हाईवे के पास पंक्चर हुआ और किस्मत मुझे दोबारा उसी रिसेप्शन डेस्क पर ले आई। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, ठाकुर साहब, बड़े दिनों बाद आपके लिए वही पसंदीदा कमरा नंबर 106। मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि इस बार मैं डरूंगा नहीं। मैंने अपनी नई सिल्वर और ब्लू रिप्लेसमेंट केबल कसकर पकड़ी और कहा, हाँ, वही दे दो। देखते हैं आज मेहमान नवाजी कैसी होती है। इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे बैग में लैपटॉप के साथ साथ एक पैकेट सेंधा नमक, कुछ लोबान की धूप और एक छोटी पीतल की घंटी थी। यह अंधविश्वास नहीं था, यह मेरा सेफ्टी प्रोटोकॉल था। जैसे सवर रूम में आग बुझाने के लिए सिलेंडर रखते हैं, वैसे ही मैंने अपनी मानसिक शांति के लिए ये चीजें रख ली थी। कमरे में घुसते ही मैंने सबसे पहले वही किया जो पिछली बार किया था। सामान सलीके से रखा, डेडबोल्ट लगाया और स्लाइड लॉक चेक किया। लेकिन इस बार मैंने एक छोटा सा बदलाव किया। मैंने मेज के चारों तरफ नमक की एक बहुत पतली, लगभग ना दिखने वाली रेखा खींच दी और कमरे के बीचों बीच खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, देखो भाई, मैं यहाँ काम से आया हूँ। सुबह चला जाऊंगा। मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, वरना अगली बार मैं पूरी पूजा मंडली लेकर आऊंगा। तमीज से रहो, मैं भी रहूंगा। पूरा कमरा एकदम शांत था। सिर्फ एसी की हल्की घरघराहट सुनाई दे रही थी। मुझे लगा जैसे दीवारों ने मेरी बात सुन ली है। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। मैंने सर्विस से 1 कप कड़क मसाला चाय का ऑर्डर दिया। वेटर चाय रख गया। चाय से भाप निकल रही थी, खुशबू एकदम ताजा थी। मैंने अपना लैपटॉप खोला और एक क्लाइंट का कॉन्फ़िगरेशन चेक करने लगा। चाय का कप मेरे दाहिने हाथ की तरफ था।
मैंने सोचा 2 मिनट ये कोड खत्म कर लूं, फिर सुकून से चाय पीता हूं। मुश्किल से 90 सेकंड बीते होंगे। मैंने हाथ बढ़ाया, चाय का कप उठाया और एक बड़ा घूंट भरा। अगले ही पल मैंने वो चाय सिंक में थूक दी। चाय बर्फ जैसी ठंडी थी। मेरा दिमाग चकरा गया। जून की गर्मी, कमरे में हीटर जैसा माहौल, क्योंकि एसी अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ था, और 1.5 मिनट पहले आती भाप। चाय इतनी जल्दी ठंडी कैसे हो सकती है? जैसे किसी ने कप के अंदर की सारी गर्मी सोख ली हो। मैंने कप को वापस मेज पर रखा। तभी मेरी नजर उस नमक की लकीर पर पड़ी। मेज के एक कोने पर, जहां मेरा नया चार्जिंग सेटअप रखा था, नमक की वो पतली रेखा बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने उस पर उंगली फेरी हो। और सबसे अजीब बात, मेरी वो नई सिल्वर केबल मेज से नीचे लटक रही थी, जैसे कोई उसे धीरे धीरे खींचने की कोशिश कर रहा हो। उस रात मैंने सोने की हिम्मत नहीं की। मैंने तय किया कि मैं जागूंगा और देखूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने लाइट बंद कर दी, लेकिन टीवी की आवाज धीमी करके चालू रखी ताकि एकदम सन्नाटा न रहे। रात के 1:15 बजे अचानक टीवी का वॉल्यूम अपने आप बढ़ने लगा। रिमोट मेज पर था, मुझसे दूर। वॉल्यूम 10, 20, 40 और फिर एकदम से म्यूट। तभी मुझे महसूस हुआ कि बिस्तर का दूसरा कोना थोड़ा सा नीचे की ओर दबा है, जैसे कोई वहां बैठा हो। ठंडी हवा का एक झोंका मेरी गर्दन के पास से गुजरा। डर की एक लहर मेरे पैर के पंजों से लेकर सिर तक दौड़ गई। लेकिन इस बार डर के साथ साथ मुझे एक अजीब सा दुख महसूस हुआ। ऐसा नहीं लगा कि कोई मुझे मारना चाहता है, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई अकेला है जो बस मेरा ध्यान खींचना चाहता है। मैंने धीरे से कहा, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी केबल क्यों ले गए थे? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कमरे के कोने में रखे मेरे टूलकिट से एक हल्की सी खनक सुनाई दी। मेरा स्क्रूड्राइवर अपने आप बैग से बाहर निकलकर फर्श पर गिर पड़ा। मैं समझ गया, यह कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी। ये कमरा नंबर 106 की यादों में फंसा कोई शख्स था, जिसे शायद मशीनों से या चीजों को छेड़ने से लगाव था। मैंने हिम्मत जुटाई और धूप जलाई। पूरे कमरे में लोबान की खुशबू फैल गई। मैंने अपना फोन उठाया और एक पुराना किशोर कुमार का गाना बजा दिया, आने वाला पल जाने वाला है। अजीब था, लेकिन उस गाने के बजते ही कमरे का भारीपन खत्म होने लगा। वो जो बिस्तर पर दबाव महसूस हो रहा था, वो गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वो मेहमान भी उस संगीत का आनंद ले रहा हो। सुबह जब धूप निकली तो मैंने अपना सामान पैक किया। इस बार मेरी सिल्वर केबल वहीं थी। बाथरूम एकदम वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था, साफ और व्यवस्थित। चेक आउट करते समय मैंने मैनेजर से पूछा, इस होटल के बनने से पहले यहाँ क्या था? मैनेजर थोड़ा झिझका, फिर बोला, सर, यहाँ एक पुरानी गराज और रिपेयर शॉप थी। उसका मालिक मशीनों का बहुत बड़ा शौकीन था। यहीं एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी जब वो एक जनरेटर ठीक कर रहा था। लोग कहते हैं उससे तारों और पेचकस से बहुत लगाव था। मैं मुस्कुरा दिया। अब मुझे समझ आया कि उसे मेरी नीली केबल और आईटी इंजीनियर होना क्यों पसंद आया। अब मैं जब भी उस रास्ते से गुजरता हूँ, मैं कमरा नंबर 106 ही मांगता हूँ। अब वो मेरा डर नहीं, मेरा दोस्त है। मैं अब उसके लिए एक एक्स्ट्रा केबल लेकर जाता हूँ, सस्ती वाली, जिसे मैं मेज पर छोड़ देता हूँ और कहता हूँ, ये तुम्हारे लिए है, इसे रख लो। अगली सुबह वो केबल हमेशा गायब मिलती है। लोग इसे पागलपन कहेंगे, लेकिन मैं इसे टेक्निकल बॉन्डिंग कहता हूँ। अगली बार जब आप किसी पुराने हाईवे होटल में रुके और आपकी चाय अचानक ठंडी हो जाए, या आपका चार्जर न मिले, तो घबराइएगा मत। शायद वहां कोई अर्जुन ठाकुर जैसा ही मशीनों का शौकीन आपकी कंपनी चाह रहा हो।